बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्ल पायरेट इमरान सीरीज। टाइगर स्टार होटल के हॉल में कोने में बैठा हुआ मशरूब पीने में मसरूफ था। एक पार्टी से इसकी यहाँ मुलाकात तय थी, लेकिन मुकर्ररा वक्त गुजरे 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो पार्टी ना पहुंची थी। और टाइगर ने फैसला किया था कि अगर मशरूब की बोतल खत्म होने तक वो पार्टी आ गई तो ठीक, वरना वो उठकर चला जाएगा। कि वेटर तेज से चलता हुआ इसके करीब पहुंच गया। जनाब, फोन रूम में आपकी कॉल है, वेटर ने मौदबाना लहजे में कहा। क्योंकि स्टार होटल वो अक्सर आता आता जाता रहता था, इसलिए यहाँ का तमाम अमला उससे अच्छी तरह वाकिफ था। अच्छा, मैं आकर पेमेंट करता हूँ, टाइगर ने कहा और मशरूब की आधी बोतल मेज पर रखकर वो उठा और तेज तेज कदम उठाता काउंटर की साइड पर बने हुए फोन रूम की तरफ बढ़ गया। यस, टाइगर बोल रहा हूँ, टाइगर ने एक तरफ रखा हुआ रिसीवर उठाकर कहा। जॉनी बोल रहा हूँ टाइगर, आई एम सॉरी तुम्हें इंतजार करना पड़ा। जिस पार्टी का काम था, मैं इसकी तरफ से पेमेंट के इंतजार में था, लेकिन अभी इसकी कॉल आई है, इसे अब काम नहीं कराना, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है कि अब तुम मज़ीद इंतजार न करते रहो। दूसरी तरफ से कहा गया। काम क्या था, टाइगर ने पूछा। किसी गैर मुल्की को ट्रेस करने का काम था, लेकिन तफसील का मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि जब तक पेमेंट ना मिल जाए मैं तफसील नहीं मैंने नहीं क्योंकि जब तक पेमेंट ना मिल जाए मैं तफसील में नहीं जाया करता, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, शुक्रिया, टाइगर ने कहा और रिसीवर क्रेडल पर रख कर वो उठा और फोन रूम से निकलकर वो वापस अपनी सीट की तरफ बढ़ने लगा। क्योंकि इस होटल में काउंटर पेमेंट का रिवाज ना था, बल्कि वेटर को बिल की अदायगी करनी पड़ती थी। टाइगर भी सीट पर जाकर बैठा ही था कि अचानक इसकी नजरें हॉल के मेन दरवाजे पर पड़ी और वो बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि दरवाजे से रोजी रोस्कल दाखिल हो रही थी। इसे जीन्स की पतलून और चमड़े की जैकेट पहन रखी थी, और वो इस अंदाज में चल रही थी जैसे कोई बड़ा बदमाश चलता है। और टाइगर इसका ये अंदाज देखकर मुस्कुरा दिया। लेकिन इसी लम्हे शायद रोजी रोस्कल की नजरें भी टाइगर पर पड़ गईं, तो वो बेख्तियार चौंकी और फिर तेजी से चलती हुई टाइगर की तरफ आने लगी। तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें सारी दारुल हुकूमत में तलाश करके हलकान होती रही हूँ, रोजी रोस्कल ने बड़े इत्मीनान से साइड कुर्सी पर बैठते हुए कहा। क्यों तलाश करती फिर रही हो, वजह, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। इसलिए कि तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ी है, रोजी रोस्कल ने जवाब दिया। मेरी वजह से, क्या मतलब, टाइगर ने हैरान होकर कहा। अगर मैं तुमसे मिलने तुम्हारे इस गंदे से होटल में ना जाती, तो मुझे ख्वाम की परेशानियां तो उठानी ना पड़ती। फिर वो तुम्हारा अहमक उस्ताद और इसका अकड़ा हुआ डैडी, ये सब अजीब लोग हैं। मेरा कई बार दिल चाहा था कि मैं तुम्हारे उस्ताद और इसके डैडी को बता दूं कि रोजी रोस्कल कौन है, लेकिन फिर मुझे ख्याल आ गया कि वो तुम्हारा उस्ताद और उसका डैडी है, रोजी रोस्कल ने मुंह बनाते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने वेटर को इशारे से बुलाया। यस मिस, वेटर ने करीब आकर कहा। कॉफी ले आओ जल्दी, रोजी रोस्कल ने कहा और वेटर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। सुनो, टाइगर ने वेटर से कहा, तो वेटर मुड़ आया। यस सर, वेटर ने कहा। मेरे लिए ना लेकर आना, टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। क्यों, क्या तुम मेरे साथ कॉफी नहीं पी सकते? क्या मतलब, क्या मैं कुड़ी हूँ? रोजी रोस्कल ने गुस्सीले लहजे में कहा। जाओ और जो मैंने कहा है वो करो, टाइगर ने रोजी रोस्कल को जवाब देने की बजाय वेटर से कहा, और वेटर सर हिलाता हुआ मुड़ गया। सुनो, आइंदा अगर तुमने इमरान साहब के लिए लफ्ज अहमक इस्तेमाल किया या इनके डैडी के बारे में कोई नाजेबा बात की, तो 2 सांसें ना ले सकोगी, समझे? ये मेरी तरफ से लास्ट और फाइनल वार्निंग है, टाइगर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। तो रोजी रोस्कल बजाय गुस्सा खाने के बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम गुस्से में ज्यादा अच्छे लगने लग जाते हो। बहरहाल, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि जब केस पुलिस को दे दिया गया तो मैंने अपनी जमानत करा ली। लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ? इसलिए कि मैं तुमसे मिलने गई थी, रोजी रोस्कल ने कहा। मैंने तुम्हारी मिन्नत तो ना की थी कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओ, और ये भी सुन लो कि मैं किसी से अपने रिहायशी कमरे में मिलना भी पसंद नहीं करता, और तुमसे तो किसी जगह भी मिलना पसंद नहीं करता। इसलिए कॉफ़ी पियो, और मैं जा रहा हूँ, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा और उठने लगा। बैठ जाओ, मेरी एक बात गौर से सुन लो। मुझे मालूम है कि तुम्हारा उस्ताद पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है, और तुम भी अपने आप को बड़े तीसमार खान समझते हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम दोनों कितने पानी में हो। इसलिए जमानत के बाद मैंने इस लड़की की मौत पर काम किया। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि टोनी और राजा ग्रुप के इन 2 आदमियों की लाशें भी मिल चुकी हैं, जिन्होंने इस लड़की को अगवा कर लिया था। लेकिन मैंने मालूम कर लिया है कि ये लड़की माहीगीरों के सरदार माझू की बेटी थी, और ये भी सुन लो कि सरदार माझू को भी हलाक कर दिया गया है, और इस लड़की के मंगेतर बशारत को भी, और ये काम एक्रीमियों ने किया है, रोजी ऑस्कर ने तेज से लहजे में कहा। तो कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ टाइगर एक्रीमियों की बात सुनते ही तेजी से दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। इसके चेहरे पर पहली बार दिलचस्पी के तासुरात उभरे थे। एक्रीमियों से तुम्हारी मुराद क्या है?
टाइगर ने कहा, एक्रीमी एक्रीमी ही होते हैं, जैसे हम दोनों पाकिस्तानी हैं। रोजी रॉस्कल ने इस अंदाज में जवाब दिया जैसे कह रही हो कि तुम जैसे अहमक को समझाना भी बेहद मुश्किल काम है। सरदार माझू से मैं मिल चुका हूँ, इसकी तो कोई बेटी ही नहीं। टाइगर ने कहा तो रोजी रॉस्कल बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। तुम यकीनन माहीगीरों की बस्ती के सरदार मांझू से मिले होगे। रोजी रॉस्कल ने हंसते हुए कहा, हाँ क्यों, वही तो माहीगीरों का सरदार मांझू है। टाइगर ने अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए कहा, क्योंकि गैर मुल्की एक्रीमियों के बारे में सुनकर उसे इस सारे मामले से खास दिलचस्पी महसूस होने लग गई थी। मैं भी पहले वहीं गई थी, लेकिन फिर वहां से मालूम हुआ कि माहीगीरों के जजीरे का सरदार का नाम भी मांझू है और इसकी एक लड़की है। रोजी ऑस्कर ने जवाब दिया तो टाइगर ने बेइख्तियार एक तवील सांस ले लिया। इसी लम्हे वेटर ने कॉफी के बर्तन मेज पर लगा दिया और वापस चला गया। फिर क्या हुआ? टाइगर ने दिलचस्पी से पूछा। एक शर्त पर बता सकती हूँ कि तुम भी मेरे साथ कॉफी पियोगे, रोजी ने कहा। ठीक है, ये प्याली बनाकर मुझे दे दो और तुम अपने लिए और बनवा लो। टाइगर ने जवाब दिया तो रोजी बेख्तियार हंस पड़ी। इसके चेहरे पर यकलख्त इंतहाई मुसरत के तासुरात उभर आए थे। इसने वेटर को बुलाया और इसे एक और कप कॉफी लाने का कहा। वेटर ने सवालिया नजर से टाइगर की तरफ देखा तो टाइगर ने इस बात में सर हिलाया और वेटर जेरे लब मुस्कुराता हुआ वापस चला गया। रोजी ने कॉफी का कप तैयार करके टाइगर के सामने रख दिया। तुम बोलती जाओ, बोलती रहती हो तो मुझे गुस्सा नहीं आता, टाइगर ने कहा तो रोजी एक बार फिर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हें मालूम है कि पुलिस ने इस लड़की की तस्वीर अखबार में शाया कराई तो इसे शिनाख्त कर लिया गया कि यह सरदार मांझू की इकलौती बेटी भागी है। इसी वजह से मैं सरदार मांझू से मिलने गई थी कि इससे इसकी लड़की की हिलाकत के बारे में मालूम कर सकूं, लेकिन वहां तो सिचुएशन ही बदली हुई थी। पता चला कि सरदार मांझू दो एक्रीमियों के साथ लॉन्च में बैठकर समुद्र में गया और फिर इसकी लाश समुद्र में तैरती हुई माहीगीरों को मिली। इसे गोली मारकर हलाक किया गया था और यह भी बताया गया कि साहिल पर भी इसे दो एक्रीमियों के साथ बातें करते देखा गया था। और हाँ, ये भी मालूम हुआ है कि इसकी लड़की का मंगेतर कोई बशारत नामी लड़का था जो तवील अरसे तक बाचान में रहकर वापस आया था। इसकी लाश भी साहिल समुद्र से मिली है, रोजी रॉस्कल ने कहा और फिर वो खामोश हो गई क्योंकि वेटर ने कॉफी के बर्तन दोबारा मेज पर लगाना शुरू कर दिए थे और वेटर के जाने के बाद इसने अपने लिए कॉफी बनानी शुरू कर दी। इसका मतलब है कि तुम हो ही सब्ज कदम, जहां जाती हो वहां जख्मी और लाशें ही तुम्हें मिलना शुरू हो जाती हैं, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या क्या मतलब? तुम मुझे सब्ज कदम कह रहे हो? मतलब मनहूस, जबकि मैं नहीं, तुम सब्ज कदम हो, क्योंकि वो लड़की बेचारी तुमसे टकराने के नतीजे में मरी। इसका मंगेतर हलाक हुआ और इसके बाप को हलाक कर दिया गया। मुझे हवालात में रहना पड़ा, जमानत करानी पड़ी और तुम मुझे सब्ज कदम कह रहे हो? रोजी रॉस्कल ने टाइगर की तवक्का के ऐन मुताबिक भड़क कर गुस्सीले लहजे में कहा। अच्छा छोड़ो इस बात को, लेकिन इस लड़की के पास मोती कहाँ से आए थे जिन्हें वो होटल में फरोख्त करती थी? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। यही तो मालूम करने में गई थी और मैंने मालूम कर लिया है। ये मोती से हर हफ्ते इसका मंगेतर बशारत ही देता था। बशारत टोनी का दोस्त था और बशारत किसी सरकारी महकमे में काम करता था, इसलिए इन्हें खुद फरोख्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो इस लड़की को भेज देता था, रोजी रॉस्कल ने कहा। और वो बशारत ये मोती कहाँ से लेकर आता था? क्या चोरी करता था? रोजी रॉस्कल ने कहा। चोरी ही करता होगा और क्या, इसलिए तो सब मारे गए हैं, रोजी ऑस्कर ने मुंह बनाते हुए कहा तो टाइगर बेख्तियार चौंक उठा। तुम्हारा मतलब है कि वो एक्रीमियन इन मोतियों के मालिक थे जिन्होंने इन सबको हलाक कर दिया? टाइगर ने चौंक कर कहा। तुम बिल्कुल ही अहमक हो, सर से पांव तक अहमक। एक्रीमियों को क्या जरूरत है कि वो माहीगीरों के जजीरे पर जाकर मोती रखें कि माहीगीर इन्हें चुरा सकें? रोजी ऑस्कर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर वो ये मोती कहाँ से हासिल करता था? टाइगर ने उलझे उलझे लहजे में कहा। मुझे क्या मालूम, तुम तो मुझसे इस तरह पूछ रहे हो जैसे मैं उनके साथ साथ रहती हूँ। अरे हाँ, एक बात तुम्हें बताना ही भूल गई। ठहरो एक मिनट, रोजी ऑस्कर ने कहा और फिर उसने जेब की जैकेट से एक छोटा सा बैज निकाला और टाइगर की तरफ बढ़ाया। ये देखो, ये क्या है? रोजी ऑस्कर ने कहा तो टाइगर ने वो बैज हाथ में लिया और इसे गौर से देखने लगा। नीले रंग के इस बैज पर एक सीप की तस्वीर थी जिसके नीचे 10-12 मोती इस तरह रखे हुए थे जैसे मुर्गी के नीचे अंडे रखे होते हैं और इनके नीचे कुछ अल्फाज लिखे हुए थे। टाइगर ने गौर से इन अल्फाज को देखना शुरू कर दिया। पर्ल पायरेट TS। टाइगर ने रुक रुक कर इनको पढ़ते हुए कहा। पढ़ तो मैंने भी लिया था, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? रोजी रॉस्कल ने कहा। ये तुम्हें कहाँ से मिला है? टाइगर ने इसकी तरफ देखने की बजाय जवाब देते हुए कहा। दूसरी दो हिस्से उभरे हुए थे जिन्हें मिलाकर पढ़ा जाए तो 1 से 12 और दूसरी तरफ से 21 बनता था। ये सरदार मांझू की जेब से मिला है, रोजी रॉस्कल ने कहा। सरदार मांझू की जेब से? क्या मतलब? क्या तुमने इसकी तलाशी ली थी? टाइगर ने हैरान होकर पूछा। मेरे पहुंचने तक तो दूसरा दिन भी हो चुका था। माहीगीरों की जेब से मिला था
और मैंने इनसे 1,000 के बदले लिया। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। रोजी रॉस्कल ने कहा तो टाइगर ने इसे जेब में डाल लिया। नहीं, ये मेरा है, मुझे वापस कर दो। रोजी रॉस्कल ने चौंक कर गुस्सीले लहजे में कहा, लेकिन टाइगर ने जेब से 1,000 रुपए का नोट निकाला और रोजी के सामने रख दिया। ये उठाओ 1,000 रुपया और जाओ। टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। तो तुम मुझे भिखारन समझ रहे हो? निकालो मेरा बैज, वरना। रोजी ने उठते हुए चीखकर कहा तो हॉल में मौजूद अफराद चौंक कर उठ उनकी तरफ देखने लगे। मैं कह रहा हूँ 1,000 रुपया लो और जाओ, टाइगर ने चीखते हुए कहा। नहीं, मेरा बैज वापस कर दो, अभी और इसी वक्त, वरना। रोजी ऑस्कल वाकई लड़ने भरने पर आ गई थी। टाइगर ने बेख्तियार एक हल्की सी सांस ली और फिर जेब से बैज निकालकर उसे मेज पर रखा और नोट उठाकर इसे करीब मौजूद वेटर के हाथ पर रख दिया। बाकी तुम रख लेना, टाइगर ने कहा और तेज से इस कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अरे अरे सुनो, अच्छा चलो, तुम तो नाराज हो गए, ये ले लो। नाराज होकर तो ना जाओ, रुद्र ऑस्कर ने इसके पीछे भागते हुए कहा और हॉल में मौजूद अफराद इसके इस अंदाज पर बेख्तियार मुस्कुरा दिए। मेरे साथ आओ, टाइगर ने मुड़े बगैर कहा और होटल से बाहर आ गया। रोजी ऑस्कर भी इसके पीछे ही बाहर आ गई। बैज इसके हाथ में था। तुम यहाँ किस चीज पर आई हो, कार पर या टैक्सी पर? टाइगर ने मुड़कर पूछा। टैक्सी पर? क्यों? रोजी ने हैरान होकर पूछा। मेरे साथ आओ, मेरे पास कार है, टाइगर ने पार्किंग की तरफ बढ़ते हुए कहा। ये बैग तो ले लो, रोजी ने मुसरत भरे लहजे में कहा। शायद वो इस बात पर खुश हो गई थी कि टाइगर उसे अपने साथ ले जा रहा है। टाइगर ने उसे साइड सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसे कार पार्किंग से निकाली और गेट से निकल गए। और होटल के गेट से निकलकर वो दाएं हाथ पर मुड़ गया। कहाँ जा रहे हो तुम? रोजी ने पूछा। खामोश बैठी रहो, अभी मालूम हो जाएगा, टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। क्या? क्या मतलब? ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारी मुलाजमा हूँ? मैं तुम्हारा लिहाज करती हूँ और तुम मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो? मैं चाहूँ तो एक लम्हे में तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूं, समझे? खबरदार अगर आइंदा मुझसे इस लहजे में बात की। रोजी ऑस्कर ने गुस्से से भरे हुए लहजे में कहा, लेकिन टाइगर ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया। अरे, एक तो तुम नाराज बड़ी जल्दी हो जाते हो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगी। चलना मोबाज, रोजी ऑस्कर ने मुस्कुराते हुए बड़े लाड भरे लहजे में कहा। लेकिन इस बार भी टाइगर ने इसकी किसी बात का जवाब ना दिया। थोड़ी देर बाद इसने कार किंग रोड पर मुड़ी और फिर इसने इमरान के फ्लैट के सामने जाकर कार रोक दी। ओह ओह, ये तो वही फ्लैट है जो तुम्हारे अहमक, ओह ओह, तुम्हारे उस्ताद का। रोजी ऑस्कर ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, आओ मेरे साथ, टाइगर ने नीचे उतरते हुए कहा। फिर रोजी ऑस्कर भी नीचे उतर आई। टाइगर ने कार लॉक की और फिर तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। लेकिन 2 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि रोजी इसके पीछे नहीं आ रही। वो उतरकर मुड़ा तो रोजी ऑस्कर कार के सामने ही खड़ी थी। क्या हुआ? मैंने कहा था कि मेरे साथ आओ, टाइगर ने सख्त लहजे में कहा। अपने उस्ताद से कहो कि वो नीचे आकर मेरा इस्तकबाल करे, फिर मैं आऊंगी, रोजी ऑस्कर ने अकड़े हुए लहजे में कहा। वो मुल्क के सदर को घास नहीं डालता, तुम्हारा इस्तकबाल करेगा? खामोशी से मेरे साथ चली आओ, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं नहीं आती, क्या कर लोगे मेरा? रोजी रॉस्कल ने अपनी फितरत के मुताबिक मजीद अकड़ कर कहा। प्लीज रोजी, टाइगर ने कहा तो रोजी रॉस्कल का चेहरा बेइख्तियार खिल उठा। अगर इसी अंदाज में बात करोगे तो मैं सर के बल चलकर आने के लिए तैयार हूँ, रोजी रॉस्कल ने मुसरत भरे लहजे में कहा और एक लिहाज से दौड़ती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। टाइगर थोड़ा सा आगे जा चुका था और फिर चंद लम्हों बाद वो दोनों दरवाजे पर पहुंच गए। टाइगर ने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? अंदर से सुलेमान की आवाज सुनाई दी। टाइगर हूँ, सुलेमान, दरवाजा खोलो, टाइगर ने कहा और दरवाजा खुल गया। ओह, माँ शिकार आए हो? सुलेमान ने टाइगर के साथ खड़ी रोजी की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। बॉस हैं फ्लैट पर? टाइगर ने इसकी बात नजरअंदाज करते हुए कहा। हाँ आओ, सुलेमान ने एक तरफ हटते हुए कहा। आओ रोजी, टाइगर ने रोजी से कहा और आगे बढ़ गया। ये तुमने मुझे शिकार क्यों बोला? बोलो, रोजी रॉस्कल ने अंदर दाखिल होते हुए सुलेमान से मुखातिब होकर कहा। सॉरी, शिकारन कहना चाहिए था मुझे, वैसे मेरी बीनाई कमजोर है, दूर से मर्द और औरत में पहचान ही नहीं कर सकता। सुलेमान ने बड़े मासूम से लहजे में जवाब दिया। अपनी नजों का इलाज कराओ, वरना किसी रोज पसलियां तोड़वा बैठोगे, रोजी रॉस्कल ने सख्त लहजे में कहा और तेजी से आगे बढ़ गई। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर कमरे में मौजूद बड़ी सी मेज के पीछे बैठे हुए एक उधेड़ उम्र लेकिन भारी जिस्म के एक क्रीमी ने चौंक कर सर उठाया और फिर मेज के किनारे पर लगे हुए बहुत से बटनों में से एक बटन को प्रेस कर दिया। इसके साथ ही दरवाजा खुला और एक क्रीमी अंदर दाखिल हुआ। इसे बड़े मुअद्दबाना अंदाज में उस अधेड़ उम्र को सलाम किया। आओ जेम्स, बैठो, उधेड़ उम्र आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा तो जेम्स मेज के दूसरी दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। मैं तुम्हारे इस नए कारनामे की फाइल ही पढ़ रहा हूँ। तुमने वाकई शानदार अंदाज में ये मिशन मुकम्मल किया है और माल भी बहुत हाथ लगा है। हेडक्वार्टर से चीफ बॉस ने भी तुम्हारे इस मिशन की बहुत तारीफ की है और मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें इनाम खुसूसी से नवाजा जाए। उधेड़ उमर ने मुस्कुराते हुए कहा। चीफ की और आपकी मेहरबानी है बॉस, आने वाले ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारा नंबर क्या है?
12। बॉस ने कहा। यस बॉस, जेम्स ने जवाब दिया। चीफ के खुसूसी हुक्म पर तुम्हारा नंबर 3 कर दिया गया है। अब तुम टी सेक्शन के नंबर 3 हो। बॉस ने कहा तो जेम्स बेख्तियार उछल पड़ा। इसके चेहरे पर मुसर्रत के साथ साथ हैरत के तासुरात उभर आए थे। ओह ओह बॉस, ये तो वाकई खुसूसी इनाम है। बेहद शुक्रिया, जेम्स ने कहा। तुम्हारे नंबर 3 के ऑर्डर कर दिए गए हैं और तुम अब ऑफिस संभालोगे। और हाँ, अपना बैज वापस कर दो ताकि तुम्हें नया बैज जारी कर दिया जाए, बॉस ने कहा। बॉस, मेरा बैज समुद्र में गिर गया है, जेम्स ने कहा तो बॉस का चेहरा यकलक सख्त हो गया। गिर गया है? क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने इसकी हिफाजत नहीं की थी? बॉस ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। मैं तो इसकी हिफाजत जान से भी ज्यादा करता हूँ बॉस, लेकिन इस मिशन के दौरान ट्रॉलर में एक बार भंवर में फंस गया था। इसको समुद्र से निकालने के लिए मुझे ट्रॉलर की इमरजेंसी मशीन को भी ऑन करना पड़ा और बीच मेरे कोट की ऊपर वाली जेब में ही था। वो नीचे गिर गया। मैंने इसे पकड़ने की बेहद कोशिश की लेकिन वो हाथ आ सका। मैंने वापस आकर इसकी बकायदा रिपोर्ट भी की है, जेम्स ने कहा। क्या बैज तुम्हारे सामने समुद्र में गिरा था या तुम अंदाजे से ये बात कर रहे हो? बॉस ने सख्त लहजे में कहा। मेरे सामने बॉस, मैंने बताया है कि मैंने इसे पकड़ने की बेहद कोशिश की, लेकिन ट्रॉलर भंवर की वजह से इंतहाई तेजी से घूम रहा था, इसलिए वो मेरे हाथ ना आ सका और मैं समुद्र में भी ना उतर सकता था। मजबूरी थी बॉस, वरना ट्रॉलर तबाह हो जाता, जेम्स ने जवाब दिया तो बॉस ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। बहरहाल, तुम्हें ये लास्ट वार्निंग है। आइंदा अगर तुम्हारे बैज गुम किया तो साथ ही तुम भी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से गुम हो जाओगे, बॉस ने सख्त लहजे में कहा। यस बॉस, मैं समझता हूँ बॉस, जेम्स ने जवाब दिया और फिर इस बॉस ने मेज की साइड पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और यके बाद दीगरे 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस सर, दूसरी तरफ से एक नौसवानी आवाज सुनाई दी। ये बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी थी। मैरी, चीफ के हुक्म पर जेम्स को नंबर 12 से नंबर 3 पर तरक्की दे दो। तुम इस बारे में सर्कुलर तमाम सेक्शंस में भिजवा दो और एंथोनी से कहो कि वो नंबर 3 का बैज लेकर मेरे ऑफिस आ जाए, बॉस ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो बॉस ने रिसीवर रख दिया। अब सुनो बतौर नंबर 3, तुम्हारे लिए एक और मिशन मौजूद है और तुमने इसे अभी और इसी अंदाज में मुकम्मल करना है जिस अंदाज में तुमने पाकिस्तान का मिशन मुकम्मल किया है, बॉस ने कहा और इसके साथ ही इसे मेज की दराज खोली और इसमें से एक सुर्ख रंग की जिल्द वाली फाइल निकाली और जेम्स के सामने रख दी। यस बॉस, जेम्स ने फाइल उठाकर अपने सामने रखते हुए कहा। इत्तला मिली है कि साहिल पर एक बूढ़ा माहीगीर रहता है जिसे ओल्ड जोसेफ कहा जाता है और ये ओल्ड जोसेफ बहुत होशियार आदमी है और इसे कई बार एक्रीमिया की पर्ल मार्केट में भारी तादाद में सुच्चे मोती फरोख्त किए हैं, इसलिए लाजमन इसने भी पर्ल फार्मिंग की हुई होगी। तुमने इस फार्मिंग का माल हासिल करना है, बॉस ने कहा। यस बॉस, हुक्म की तामील होगी, जेम्स ने जवाब दिया। इसी लम्हे कमरे का उकबी दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक बैज था। इसे वो बैज बॉस के सामने रख दिया। बॉस ने बैज उठाकर इसे देखा और फिर इसे जेम्स की तरफ बढ़ा दिया। जेम्स ने इंतहाई मुसरत भरे अंदाज में बैज लिया और फिर खड़े होकर इसे बाकायदा बॉस को सलाम किया। तुमने अपने आप को इसका हकदार साबित किया है, बॉस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नहीं बॉस, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है। ये तो आपकी और चीफ की कदर सनासी है, जेम्स ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा और फिर बॉस ने इस अंदाज में सर हिलाया जैसे इसे जेम्स की ये बात पसंद आई हो। ओहदा मुबारक हो जेम्स, बैज लेकर आने वाले ने कहा। शुक्रिया एंथोनी, जेम्स ने मुस्कुराते हुए कहा और एंथोनी वापस इसी को दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इस ओल्ड जोसेफ पर तशद्दुद करके इससे मालूमात हासिल मत करना, क्योंकि रिपोर्ट मिली है कि वो दिल का मरीज है, इसलिए ऐसा ना हो कि वो हलाक हो जाए, बॉस ने कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, मैं इससे बगैर तशद्दुद के सब कुछ मालूम कर लूंगा, जेम्स ने कहा। ओके, अब तुम जा सकते हो, बॉस ने कहा और जेम्स उठा और इसने सलाम करके फाइल उठाई और वापस बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बॉस ने मेज के किनारे पर मौजूद बटन प्रेस किया तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और जेम्स जैसे ही दरवाजे से बाहर गया, दरवाजा इसके हुक्म में खुद ब खुद बंद हो गया। इसी लम्हे मेज पर पड़े हुए सुर्ख रंग के फोन की घंटी बज उठी तो बॉस बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। ये डायरेक्ट फोन था। यस, बॉस ने कहा। कार्ल बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से एक मौदबाना आवाज सुनाई दी। क्या बात है? बॉस ने तेज लहजे में कहा। बॉस, पाकिस्तान से एक अहम रिपोर्ट मिली है कि माहीगीरों के पास तंजीम का बैज देखा गया है और उन्होंने ये बैज एक मकामी लड़की को 1000 रुपए में फरोख्त किया है, दूसरी तरफ से कहा गया। बॉस बेख्तियार उछल पड़ा। ओह, किसका बैज है वो? बॉस ने चौंक कर कहा। तफसील का तो इल्म नहीं हो सका, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बैज जेम्स का हो सकता है, क्योंकि वही पाकिस्तान मिशन पर काम कर रहा था, कार्ल ने जवाब दिया। हाँ, इसने रिपोर्ट की है कि इसका बैज समुद्र में गिर गया है, किसी माहीगीर के हाथ लगा होगा, बॉस ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। फिर क्या हुक्म है? कार्ल ने कहा। क्या मतलब, कैसा हुक्म? बॉस ने चौंक कर कहा। बैच के बारे में बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया।
यानी तुम्हारा मतलब है कि जब ये बात तुम्हारे नोटिस में है तो तुम पूछ रहे हो नॉनसेंस? ये बैज हर सूरत में वापस हासिल करना है, बॉस ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। सुनो, वहां पाक एशिया से किसने इत्तला दी है तुम्हें? बॉस ने पूछा। इन माहीगीरों में हमारा एक मुखबर मौजूद है, क्योंकि मैं चाहता था कि मिशन के दौरान माहीगीरों की मौत का क्या रद्द-ए-अमल है, ये मालूम हो जाए, कार्ल ने कहा। रद्द-ए-अमल? किस किस्म का रद्द-ए-अमल? बॉस ने चौंक कर पूछा। बॉस, ये फार्मिंग जो जेम्स ने हासिल की है, हुकूमत पाक एशिया की थी, इसलिए जाहिर है हुकूमत का रद्द-ए-अमल तो होना ही है, इसने जवाब दिया। ओह हाँ, मेरे जहन में भी ये बात ना रही। अब फौरन बैच का फौरी हसूल जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर ये बैच हुकूमत तक पहुंच गया तो कहीं हुकूमत के एजेंट्स हमारे खिलाफ काम ना शुरू कर दें। ठीक है, तुम फौरी इस बात पर अमल करना शुरू कर दो, और मुझे जल्द अज जल्द बैच हासिल होना चाहिए। ठीक है बॉस, मैं आपको जल्द रिपोर्ट दूंगा। ओके बाय। बॉस ने ख्यालात में गुम क्रैडल पर रिसीवर वापस रख दिया। टाइगर इमरान के सामने जाते ही कहना शुरू कर दिया। बॉस, मैं इस रोजी रॉस्कर को खत्म करने की इजाजत मांगने आया हूँ। यह अब मेरे लिए इंतहाई जरूर हिस्सा बन चुकी है। अगर आपने मुझे मना ना किया होता तो मैं इसे वहीं होटल में ही गोली मार देता। टाइगर ने होंठ चबाते हुए उससे कहा। क्या क्या कह रहे हो? मुझे गोली मार दोगे? तुम्हारी जुर्रत है? ये तो मैं हूँ जो तुम्हारा लिहाज कर जाती हूँ, वरना तुम जैसे फटीचर आदमी तो मेरे जूते चाटते फिरते हैं। रोजी रॉस्कल ने यकलख्त इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? इत्मीनान से एक दूसरे को काट लेना, पहले चाय तो पी लो। इमरान ने दोनों हाथ उठाकर उन्हें रोकते हुए कहा। अपने शागिर्द को समझा लो, आइंदा अगर इसने ऐसी बात मुंह से निकाली तो इसका वो हश्र करूंगी कि दुनिया देखेगी। शक्ल देखी है इसकी, और बातें सुनो तो जैसे शहजादा गुलफाम हो। रोजी रॉस्कल ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। बॉस, टाइगर ने गुस्से से लाल पीला होते हुए कहा। इसकी आंखों से वाकई शोले निकलने लगे थे। खामोश बैठे रहो, बस इसी तरह ही ये तूफान बादा वारा हो सकता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो टाइगर ने बेख्तियार होंठ भेज लिए। क्या बात हुई है रोजी, तुम बताओ। ये तो टाइगर है, सिवाय गुर्राने के और कोई काम नहीं आता इसे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या बताऊं, ये मैं ही हूँ जो इसे सारे शहर में तलाश करती फिर रही हूँ। टैक्सियों के जरिए फिर फिर कर मेरा ये सर खाली हो गया है, और फिर ये एक होटल में नजर आ गया। रोजी ऑस्कर ने कहा, और इसके साथ ही इससे वहां होने वाली बातचीत से यहाँ आने तक पूरी तफसील इमरान को बतला दी। तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। गुड शो। तुम्हारी इस रोएदाद का मतलब है कि तुम ज़हीन होने के साथ साथ दिलेर भी हो। ये बताओ कि तुमने ये बैच क्यों खरीदा है? इमरान ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। बॉस को बैच दिखाओ। मैं बॉस के लिए ये बैच तुमसे ले रहा था। टाइगर, जो अब तक खामोश बैठा था, ने अचानक कहा। मैंने ये बैच इसलिए खरीदा था कि मुझे यकीन है कि इसका इस लड़की, इसके मंगेतर और इसके बाप की हलाकत से गहरा ताल्लुक है। और मैंने ये बैच इसलिए खरीदा था कि इसे टाइगर को दिखाऊंगी और फिर हम दोनों मिलकर कातिलों का तलाश करेंगे। लेकिन ये टाइगर तो यकसर अहमक आदमी है। ये उल्टा मुझ पर गुर्राने लगा और मुझे 1,000 रुपये देकर बैच लेने लगा। नॉनसेंस, रोजी रॉस्कल ने तेज लहजे में कहा, और इसके साथ ही इसने जेब से बैज निकाला और इमरान के सामने रख दिया। इमरान ने बैज उठाकर इसे गौर से देखने लगा। इसकी आंखों में यकलख चमक उभर आई थी, क्योंकि ये बैज इसकी बात का सबूत था कि आजम खान की बात दुरुस्त थी। ये वारदात पर्ल पायरेट ने की थी। इस बैज से तुम कातिलों का सुराग कैसे लगाना चाहती थी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी में सुलेमान ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ और उसने चाय के बर्तन मेज पर लगाने शुरू कर दिए, साथ ही स्टेक्स की प्लेट भी। शुक्रिया सुलेमान, टाइगर ने सुलेमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। हंटर साथ रखा करो, फिर कोई परेशानी ना होगी, सुलेमान ने आहिस्ता से कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। ये क्या मतलब? हंटर का क्या मतलब? रोजी ऑस्कर ने चौंक कर कहा। पुराने जमाने में एक मशहूर फिल्म होती थी, हंटर वाली, और इसकी हीरोइन हर वक्त हाथ में हंटर रखती थी, और बिल्कुल तुम्हारे मिजाज की थी। इसलिए सुलेमान ने तुम्हें मशवरा दिया है कि तुम हंटर साथ रखा करो ताकि हंटर वाली कहला सको। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, इसे ये मशवरा टाइगर को दिया है, मुझे नहीं। मैं पूछती हूँ इससे। रोजी ऑस्कर ने उठते हुए कहा। बैठ जाओ, क्यों तुम्हारी मौत आई है? टाइगर ने गुर्राते हुए कहा। किसमें जरूरत है कि मुझे कुछ कहे? मैं इसकी बोटियां ना नोच दूंगी। और ये तुमने आखिर क्या सोचकर बात की है? तुम मुझे समझते क्या हो? रोजी ऑस्कर ने एक बार फिर टाइगर पर चढ़ दौड़ी। बॉस, फॉर गॉड सेक इजाजत दे दें, अब ये मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, टाइगर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। अरे अरे, अभी से? अभी तो इब्तिदा भी नहीं हुई, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और रोजी रॉस्कल दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। बुलाओ अपने बावर्ची को ताकि वो बताए कि इसने क्यों टाइगर को कहा है कि हंटर साथ रखा करे। बुलाओ उसे। रोजी रॉस्कल ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। शेरनी को सुधारने के लिए हंटर की जरूरत होती है रोजी, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सुलेमान ने तुम्हें शेरनी कहा है, वरना तो सचमुच शेरनी को भी बिल्ली ही कहता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो इसने ठीक कहा है, मैं हूं ही शेरनी। रोजी ऑस्कर ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा।
बॉस, क्या ये बैच किसी काम आ सकता है? अचानक टाइगर ने कहा। नहीं, मेरे किस काम का है? इसकी तो दो रेवड़ियां भी नहीं मिलेंगी। ख्वाह रोजी ने 1,000 रुपये अदा कर दिए हैं, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्यों? क्या इससे कातिलों का पता नहीं चल सकता? रोजी ने चौंक कर कहा। ये जादू की डिबिया नहीं है कि इस पर कातिलों के चेहरे नजर आ जाएं। समुद्र में किसी से गिरा होगा और किसी माहीगीर ने उठा लिया होगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह, फिर तो वाकई मैंने इसके ख्वाह 1,000 रुपये अदा कर दिए। 1,000 रुपये? तुम मुझे दो। मैंने तुम्हारी खातिर ये बैच खरीदा था, वरना मुझे क्या जरूरत थी इस पर रकम बर्बाद करने की? रोजी ने अब टाइगर से मुखातिब होकर कहा। अब नहीं दूंगा, इस वक्त दिए थे तो तुमने लिए नहीं, खुद भुगतो। टाइगर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। कैसे नहीं दोगे? मैं कहती हूँ 1,000 रुपया दो मुझे। मेरे पास हराम की रकम नहीं है कि मैं फजूल चीजों पर इन्हें बर्बाद करती फिरूं। बल्कि 1,500 दो। 500 तो मैंने तुम्हें तलाश करने में टैक्सियों को किराया अदा किया है। निकालो 1,500, रोजी ने चीखते हुए लहजे में कहा। आहिस्ता बोलो, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। एक ही हमले में गर्दन तोड़ दूंगा, यकलख टाइगर ने घुराते हुए कहा। क्या? क्या मतलब? तुम मुझ पर घुरा रहे हो? मुझ पर? रोजी रोस्कल पर तुम्हारी ये जुर्रत? रोजी रोस्कल ने यकलख्त उछलकर खड़े होते हुए कहा। इसके चेहरे के अजलात यकलख्त अकड़ गए थे। वाकई यूं लगता था कि वो अब टाइगर पर झपट पड़ेगी। बैठ जाओ, इमरान ने अचानक सर्द लहजे में कहा तो रोजी चौंक कर इमरान की तरफ देखा। तुमने सुना नहीं? बैठ जाओ, इमरान ने पहले से भी ज्यादा सर्द लहजे में कहा तो रोजी के जिस्म ने यकलख झटका सा खाया और दूसरे लम्हे एक झटके से बैठ गई। इसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। मैं तुम्हारी इसलिए कदर करता हूँ कि तुम ज़हीन भी हो और होशियार भी हो। गुज़िश्ता केस में तुमने हुकूमत की मदद की थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी हदूद से तजावज़ कर जाओ। टाइगर, इसे 1,500 रुपये दो और फ्लैट से बाहर छोड़ाओ, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। आई एम सॉरी, तुम टाइगर के उस्ताद हो, इसलिए मुझे तुम्हारे सामने टाइगर पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आई एम सॉरी। अब मैं तुम्हारे सामने टाइगर को कुछ नहीं कहूंगी, अलबत्ता ये बाहर तो निकलता है ना, फिर देखना कि क्या होता है। रोजी ऑस्कर ने कहा तो इमरान बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर क्या होगा? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगी, और क्या? रोजी ऑस्कर ने जवाब दिया। फिर तो ये माजूर हो जाएगा और सड़कों पर घिसटता फिरेगा, इमरान ने कहा तो रोजी ऑस्कर बेख्तियार चौंक पड़ी। ओह ओह नहीं, ये वाकई गलत है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। टाइगर इस तरह सड़कों पर घिसटता फिरे। ओह नहीं। ठीक है, मैं इसे कुछ नहीं कहूंगी, रोजी ने बेख्तियार झुरझुरी लेते हुए कहा, जैसे वो तसव्वुर में ही टाइगर को सड़कों पर घिसटता हुआ देखकर परेशान हो गई हो। काश बॉस मुझे इजाजत दे दें तो कम से कम तुम्हारी चलती हुई जबान तो रुक जाती, टाइगर ने कहा तो रोजी रोस्कल यखलख्त इस तरह उछली जैसे इसे इलेक्ट्रिक शॉक्स लगा हो। तुम तुम फिर मुझे ओह, तुमने देखा? अब बताओ। रोजी रोस्कल ने पहले टाइगर से और फिर इमरान से मुखातिब होकर तेज लहजे में कहा। टाइगर, तुम जा सकते हो, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, टाइगर ने एक झटके से उठते हुए कहा और फिर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। ठहरो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, रोजी ऑस्कल ने भी उठते हुए कहा। तुम बैठो रोजी, मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है, इमरान ने रोजी ऑस्कल से कहा। नहीं, फिर टाइगर भी बैठेगा, वरना मैं भी नहीं बैठूंगी, रोजी ऑस्कल ने कहा। क्या मतलब? क्या तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है? इमरान ने हैरत भरे भले लहजे में कहा। ओह, ये बात नहीं, तुम टाइगर के उस्ताद हो और वैसे भी मेरा नाम रोजी रोस्कल है। मुझे कोई क्या कह सकता है, लेकिन जब मैं टाइगर के साथ आई हूँ तो जाऊंगी भी टाइगर के साथ ही, रोजी रोस्कल ने कहा। जब बॉस ने कहा है कि तुम बैठो तो तुम्हें बैठना होगा। बॉस की खिलाफ वर्जी की तो दूसरा सांस ना ले सकोगी, टाइगर ने गुर्राते हुए कहा और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। क्यों? मैं क्यों इसका हुक्म मानूं? ये तुम्हारा उस्ताद है, मेरा नहीं, रोजी रॉस्कल ने गुस्सीले लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। ये अपना बैच भी ले जाओ, इमरान ने कहा। लानत भेजो इस बैच पर, रोजी रॉस्कल ने कहा और तेजी से दरवाजे से निकलकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इमरान ने मुस्कुराते हुए बैच उठाकर जेब में डाल लिया। ये औरत वाकई किसी रोज टाइगर के हाथों हलाक हो जाएगी, सुलेमान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा और ट्रॉली की मेज पर बर्तन रखने शुरू कर दिए। ऐसी कोई बात नहीं, ना टाइगर इसे मारना चाहता है और ना रोजी टाइगर को। अलबत्ता ये जोड़ी खासी दिलचस्प बनती जा रही है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी लम्हे बैरूनी दरवाजा एक धमाके से खुला और फिर अदारी में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। इमरान कदमों की आवाज से ही समझ गया था कि आने वाली रोजी रॉस्कल है। वो कार लेकर चला गया है। मैं अब इसे कहाँ ढूंढती फिरूंगी? मैं तुम्हें बताने आई हूँ। हाँ, रोजी रॉस्कल ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही इंतहाई पुरजोश और इंतहाई सर्द लहजे में कहा। क्या तुम चाहती हो कि वो तुम्हें लिफ्ट कराए? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लिफ्ट? क्या मतलब? मुझे क्या जरूरत है कि इससे लिफ्ट लूं? वो अपने आप को समझता क्या है? नॉनसेंस, रोजी ऑस्कर ने ज्यादा गुस्सीले लहजे में कहा। बैठो, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ कि तुम हैरान रह जाओगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। किस बारे में? रोजी ने चौंक कर कहा। खामोशी से ट्रॉली धकेलता हुआ सुलेमान वापस चला गया। टाइगर के बारे में, इमरान ने कहा। अच्छा, कौन सी बात? रोजी ने चौंक कर कहा और वाकई कुर्सी पर बैठ गई।
तुम कब से टाइगर को जानती हो? इमरान ने पूछा। काफी अरसे से। क्यों? रोजी रोस्कल ने अपनी आदत के मुताबिक कहा। क्या वो कभी तुम्हारी रिहाइशगाह पर आया है? इमरान ने कहा तो रोजी रोस्कल बेख्तियार चौंक सी पड़ी। नहीं, इसे तो शायद ये मालूम ही नहीं कि मैं कहाँ रहती हूँ। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या इसने कोई बात की थी? रोजी रोस्कल ने तेज तेज लहजे में कहा। क्या तुम किसी ऐसी जगह पर रहती हो जिसके बारे में अगर किसी को मालूम हो जाए तो तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ता है? इमरान ने कहा। क्या? क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो? ओह, कहीं तुम्हारा ये ख्याल तो नहीं कि मैं तवाइफ हूँ और तवाइफों के इलाके में रहती हूँ? रोजी रोस्कल ने नाक से शू शू की तेज आवाजें निकालते हुए कहा। तो फिर तुमने ये बात क्यों की कि टाइगर ने तुम्हारी रह के बारे में कोई बात की है या नहीं? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। इसलिए कि अगर इसने कोई बात नहीं की तो फिर तुम क्यों पूछ रहे हो? रोजी रोस्कल ने जवाब दिया। इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि इसने आज तक कोई बात नहीं की। इसका मतलब है कि इस तुम्हारी रहायशगाह का वाकई इल्म नहीं है और इससे जाहिर होता है कि तुम उसे पसंद ही नहीं करती। इमरान ने किसी नफ्सियात दान के अंदाज में बात करते हुए कहा। ये नतीजा तुमने कैसे निकाल लिया? मैं तो इसे पसंद करती हूँ। ये और बात है कि वो अहमक है और इसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ जाता है और मेरा दिल चाहता है कि मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। लेकिन मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है और इस कंट्रोल के लिए एक तवील अरसे तक इसे अलहदा रहना पड़ता है। लेकिन फिर मुझे ना जाने क्या होता है कि मैं इससे मिलने के लिए चल पड़ती हूँ। रोजी ऑस्कल के लहजे में ने अजीब से लहजे में बात करते हुए कहा। वो भी तुम्हें बेहद पसंद करता है? इमरान ने कहा। तो रोजी ऑस्कल बेख्तियार उछल पड़ी। वो नहीं, वो इंतहाई अहमक, संगदिल और कठोर आदमी है। बल्कि आदमी ही नहीं, मैं सच कह रही हूँ कि वो आदमी ही नहीं है। वो है न जाने किस मिट्टी का बना हुआ। रोजी ऑस्कर ने खुद कलामी के से अंदाज में कहा। ना वो पत्थर है और ना वो कठोर है। असल में तुम उनसे डरता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। डरता है? ये तो ठीक है, उसे डरना तो चाहिए क्योंकि रोजी ऑस्कल हूँ। मुझसे तो सब डरते हैं। रोजी ऑस्कल ने कहा। तो फिर तुम इसका डर दूर करा दो। इमरान ने कहा। डर दूर करा दूं? क्या मतलब? किस तरह? रोजी ने चौंक कर कहा। उसे डराया मत करो, इस पर गुस्सा जाहिर ना किया करो। इमरान ने कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। जब मुझे गुस्सा आता है तो बस आ जाता है। वो डरता है तो डरता रहे, मेरा क्या बिगड़ता है? रोजी ने मुंह बनाते हुए कहा। अब तक वो माहीगीरों के जजीरे तक भी पहुंच गया होगा। इमरान ने कहा तो रोजी रॉस्कल बेख्तियार चौंक पड़ी। कौन? किसकी बात कर रहे हो? रोजी रॉस्कल ने हैरत भरे लहजे में कहा। टाइगर, वो तुम्हें शिकस्त देना चाहता है। इमरान ने कहा। मुझे शिकस्त? और वो देगा? इसकी जुर्रत है? मैं इसका खून ना पी जाऊंगी? मुझे शिकस्त देने वाला भी पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो कहाँ गया है? और फिर वो वहां क्यों गया है? रोजी रॉस्कल ने तेज लहजे में कहा। कड़क सीप लेने के लिए। इमरान ने जवाब दे दिया। कड़क सीप? क्या मतलब? ये क्या होता है? रोजी ऑस्कल ने हैरान होकर पूछा। तुम जो बैच लेकर आई हो, इस पर क्या लिखा हुआ है? तुमने देखा तो होगा। इमरान ने कहा। हाँ, इस पर एक सीप और बहुत से मोती बने हुए हैं। लेकिन ऐसी तस्वीरें तो आमतौर पर कैलेंडरों वगैरह पर भी बनी हुई होती हैं। रोजी ऑस्कल ने जवाब दिया। फिर तुमने इसे 1,000 रुपये में क्यों खरीदा था? इमरान ने कहा। इसलिए कि मुझे यकीन है कि ये गैर मुल्की है। पाकिस्तान में इस कदर खूबसूरत बैच नहीं बन सकता और अगर ये गैर मुल्की है तो ये यकीनन एक्रीमियों का होगा जो इस सरदार माजूद से मिलते रहे हैं। और इसकी लाश मिलने का मतलब है कि उन्होंने इसे हलाक कर दिया है। यकीनन उन्होंने इसकी लड़की को भागी और इसके मंगेतर को भी हलाक किया होगा और इस बैच से इनका सुराग लगाया जा सकता है। रोजी ऑस्कल ने कहा। कैसे? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। बड़ी आसानी से। मैं इस बैच को एक्रीमी सफारत खाने में ले जाऊंगी। इस पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है और इसकी पुष्ट पर नंबर भी है। मुझे मालूम है कि क्रीमिया में जिसे जो चीज़ फरोख्त की जाती है इसका नाम वहीं रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है। सफारत खाने वाले इस कंपनी से मालूम करेंगे कि इस बैच को इनसे किसने खरीदा था। इस तरह इसका नाम सामने आ जाएगा और वो आदमी चूंकि यहाँ पाकिस्तान में आया हुआ है इसलिए सफारत खाने वालों के पास इसका नाम पता मौजूद होगा। इस तरह इसका नाम मुझे मालूम हो जाएगा और फिर एतराफ़ जुर्म उसे करना ही पड़ेगा। रोजी ने जल्दी जल्दी तफसील बताते हुए कहा तो इमरान इसकी सादगी पर बेख्तियार हंस पड़ी। तो तुम ये समझकर इस बैच को लेकर आई थी, जबकि टाइगर तुमसे ये बैच इसलिए खरीद रहा था कि वो इससे बेपनाह दौलत कमाना चाहता था और अब वो वाकई ऐसा करने में कामयाब भी हो जाएगा। ये बैच तो टाइगर के लिए लाखों रुपए में भी सस्ता है और तुम इससे सिर्फ 1,500 रुपये मांग रही थी। इमरान ने कहा तो रोजी के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। क्या मतलब? तुम तो पहले इसे बेकार कह रहे थे और अब कह रहे हो कि ये लाखों का है। रोजी ने कहा। बेकार में मैंने अपने लिए कहा था क्योंकि मैं तो दवेशमंश आदमी हूँ। मुझे दौलत से कतन कोई प्यार नहीं है। लेकिन टाइगर की तो जिंदगी का मकसद ही दौलत कमाना है। इसलिए तो वो जुराइम की दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इमरान ने जवाब दिया। इस बैच से दौलत मिलेगी? कैसे? मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आ रही। रोजी ने कहा।
जबकि टाइगर समझ गया है इसलिए तो मैंने कहा है कि वो माहीगीरों के पास पहुंच भी चुका होगा और इसे वहां कुड़क सीप मिल जाएगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुड़क सीप? क्या मतलब हुआ इसका? रोजी ने और ज्यादा हैरान होकर कहा। इसके चेहरे पर बच्चों जैसी हैरत और मासूमियत के आसार थे। कुड़क मुर्गी जानती हो किसे कहते हैं? इमरान ने कहा, हाँ, वो मुर्गी जो अंडे सेती है। वो अंडों अंडों पर बैठती है और फिर बच्चे निकल आते हैं, लेकिन खुद अंडे देना छोड़ देती है। लेकिन कुड़क मुर्गी तो होती है, लेकिन ये कुड़क सीप, इसका क्या मतलब हुआ? रोजी रोस्कल ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस बैज में यही राज तो जाहिर किया गया है कि जिस तरह कुड़क मुर्गी होती है, इस तरह कुड़क सीप भी होती है। इस बैज में सीप के नीचे मोती इस तरह रखे हुए हैं जैसे मुर्गी के नीचे अंडे। इमरान ने कहा, हाँ, मगर? रोजी रोस्कल ने और ज्यादा हैरत भरे लहजे में कहा, जिस तरह कुड़क मुर्गी अंडे सेती है, इसी तरह कुड़क सीप मोती सेती है। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा, तो क्या मोतियों में से बच्चे निकलते हैं? क्या मतलब, मोतियों के बच्चे? रोजी ने बे इंतहा मासूमियत से कहा और इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। मोतियों के बच्चे नहीं निकलते, बल्कि मोती से सिए जाने के बाद बड़े हो जाते हैं। इनकी चमक बढ़ जाती है और वो इंतहाई कीमती हो जाते हैं। और आम से मोती दुनिया के बेशकीमत मोती बन जाते हैं। और यही वो राज है। ये एक्रीमी भी यही कुड़क सीप ही तलाश करते फिर रहे थे, और शायद इस सरदार माजू को इसका इल्म था, और बशारत को भी, और इस लड़की भागी को भी। चुनाचे इन एक्रीमियों ने इनसे सीप हासिल करके इन्हें हलाक कर दिया, और अब टाइगर ये सीप ढूंढने गया है। इमरान ने कहा, ओह ओह, फिर तो वाकई इंतहाई हैरत अंगेज बात है। ओह, वाकई अगर कुड़क सीप मिल जाए तो हम करोड़पति हो सकते हैं। रोजी ने उछलते हुए कहा, करोड़ क्या, अरबों खरबों पति। बस आम से मोती कुड़क सीप के नीचे रखे और चंद रोज बाद वो करोड़ों के हो गए। इमरान ने कहा तो रोजी बेख्तियार उछलकर खड़ी हो गई। वाह, अब तो मैं खुद उसे हासिल करूंगी। ये बात बताने का शुक्रिया, तुम वाकई उस्ताद हो। खुदा हाफिज, रोजी ऑस्कल ने कहा और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गई। उस्ताद नहीं, उस्तादों के उस्ताद, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन रोजी ने इसकी बात नहीं सुनी, बल्कि तेजी से दौड़ती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। वो बैज भी वहीं छोड़ गई थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।